इमरजेंसी के 50 वर्ष लगातार अंबेडकरनामा पर आप सीरीज देख रहे हैं। डिफरेंट एंगल से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी लगा, क्यों लगा, उससे क्या वजह थे, कौन लोग पीछे थे जो कि सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय इंदिरा गांधी ने संविधान में 42वां संशोधन करके 2 शब्द डाले, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। आखिर जो आरएसएस जिनके मुखिया ने उस समय इंदिरा गांधी की वाहवाही की थी, समर्थन दिया था, वो इन 2 शब्द से क्यों चिढ़े हुए हैं? पसोले साहब हैं, आरएसएस के बड़े नेता हैं। उन्होंने अभी बयान दिया कि ये शब्द हटा देने चाहिए संविधान के अंदर से। उनके ऊपर कर्नाटक में एफआईआर भी दर्ज हुआ है कि ये संविधान बेसिकली चुनाव के समय आपने सुना ही होगा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। वाकई क्या सिर्फ समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये इन शब्दों से दिक्कत है या पूरे संविधान से ही समस्या है आरएसएस को? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। क्या देश के संघीय ढांचे पर एक तरह से प्रहार है? क्या चाहता है आरएसएस? किस तरह का भारत का निर्माण करना चाहता है? एक वैसा संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, आज तक रजिस्टर्ड नहीं, और वो देश के पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है। मोदी साहब, तमाम कैबिनेट, सब लोग जाके वहां वंदना करते हैं मोहन भागवत की, आरएसएस की। आखिर क्या चाहता है आरएसएस? चर्चा इसी विषय पर हुई। शमसूल साहब आगे हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन हैं, लेखक हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है, सिर्फ 2 शब्दों से समस्या है या संविधान से ही समस्या है? स्वागत है सर। जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद सर। साथी रतन जी, बात यह है कि जो दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहा जाता है, बताया जाता है, हम भी खुश होते हैं बहुत सारी बार कि भाई ये एक ऐसा संविधान है जो बहुत उतार चढ़ाव के बावजूद चल रहा है और जो एगैलिटेरियन बराबरी की बात करता है, जिसमें बाबा साहब ने भी एक रोल अदा किया, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेकिन डॉक्टर रतनलाल जी, पानी सर से गुजर ऊपर होता जा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर होता जा रहा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि आपने अभी अमेरिकी सरकार ने अमेरिकी औरतों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि भारत जो है बहुत बलात्कार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आप वहां पर जब जाएंगे तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अकेले ना जाएं। ये बात तो यानी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, और हमारा देश जो है वो लगभग दुनिया की बलात्कार कैपिटल बनता जा रहा है। ये यानी अमेरिका ने कहा है, जो जहां का प्रेसिडेंट मोदी जी का दोस्त है, आरएसएस वाले उसके लिए पूजा पाठ भी करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। जी, तो और कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रोटेस्ट किसी ने नहीं किया। तो इसका मतलब है आपने मान लिया है कि ये देश जो है, हमारा देश जो है, वहां पर विदेशी औरतें सुरक्षित नहीं होंगी तो देश की औरतों के साथ क्या हो रहा होगा, वो आंकड़े, उन आंकड़ों पर वो सरकारी आंकड़े मौजूद हैं, उस बहस में हम नहीं जा रहे। लेकिन जब उस वक्त क्या हो रहा है, जब इस देश के संवैधानिक ढांचे के साथ, इस देश के बाबा साहब के नेतृत्व में बनाए गए संविधान के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी जो केशव भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचा है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, उसके साथ आप जो कर रहे हैं, कोर्ट खाली चुप बैठी है। कोर्ट जो है थोड़ा बड़ा, सबसे ऊंची जो कोर्ट्स हैं वो थोड़ा बहुत करके कर रही हैं, लेकिन उन्होंने जो बयानात आ रहे हैं उस पर सुओ मोटो एक्शन लेकर आपने फौरन उनको कहना चाहिए था कि अपनी इस्तीफा दो। संसद का तुरंत जो है उसका अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए था, और ये कह जाना चाहिए था, अगर राष्ट्रपति आरएसएस की ना होती और कोई पढ़ा लिखा और एक उस तरह का जिसको भारत के संविधान में विश्वास है, अगर वो राष्ट्रपति होते तो उनका इस्तीफा मांग लेते। लेकिन हर फ्रंट पर फेल्यूर है, और जरा समझिए कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो मेरे सुनने वाले साथियों, एक चीज को समझ लीजिए कि झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, एक चीज को लेके 10 तरह की बात करना, ये आरएसएस की नसों और रगों में है।
आप देखिए जरा सा क्या मजाक कर रहे हैं वो, और हर वक्त संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ गाली गलौज का माहौल और बदतमीजी का माहौल, उसको 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 बदनाम करने का जो करते रहते हैं। भाई आप तो इस संविधान को 30 नवंबर 1949 को रद्द कर चुके हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया था। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने, जो अंग्रेजी का मुखपत्र है, उसने एडिटोरियल लिखा, हमको ये मंजूर नहीं, हमको ये मंजूर नहीं है, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति के बारे में सावरकर जो उस वक्त जिंदा थे वो ये कह चुके थे कि मनुस्मृति जो है ये हिंदुओं का लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, और वेदों के बाद सबसे पूजनीय है जो हमारा हमारा धार्मिक ग्रंथ है वो ये है। तो आप तो पहले इसको रद्द कर चुके हैं, फिर आज आपको इसके 2 शब्द उठाकर आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने लगातार आप जो है आप बिल्कुल वो कर रहे हैं जो हम रावण के साथ करते हैं कि यानी उसको हराने के बाद, उसको सब कुछ करने के बाद, हम संविधान को रद्द करने के बाद, मनुस्मृति की बात करने के बाद, हम हर रोज संविधान को जलाना चाहते हैं, हम उसको रोज को संविधान को सरेआम फांसी देना चाहते हैं उस संविधान को। ये जरा सा जो घटना घटी है जरा सा उसको समझ लें कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर जो ये हसबोले साहब हैं, दत्तात्रेय राय, ये बड़े आइडियोलॉग हैं और कितने पढ़े लिखे हैं उसका तो अभी जब आपको पता लगेगा वो अंदाजा हो जाएगा। ये जनरल सेक्रेटरी हैं और ये जरा सा सोचिए कहाँ भाषण कर रहे हैं और कौन कौन इनके साथ है। इन्होंने भाषण किया आपातकाल के दौरान, एक किताब का विमोचन कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं उस पर मैं जरा आऊंगा अभी। आपातकाल के दौरान संविधान में 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे। बाद में इन शब्दों को हटाया नहीं गया। इन्हें रहना चाहिए या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। ये दोनों शब्द डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में नहीं थे। आपातकाल के दौरान देश में ना तो संसद थी, ना ही अधिकार, ना ही न्यायपालिका, और फिर भी ये 2 शब्द जोड़े गए। इन लोगों को संसद की कितनी चिंता है, कितनी चिंता है। पहलगाम के बाद संसद होने के बावजूद नहीं, पाकिस्तान से दंग होने के बावजूद नहीं, अमेरिका की थ्रेट्स के बावजूद नहीं, बलात्कार का कैपिटल इंडिया बन जा रहा है, उसके बाद भारत के संविधान, भारत की जो संसद है उसकी मीटिंग की कोई बात नहीं। तो ये कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये जरा समझना जरूरी है कहां पर इन्होंने भाषण किया। इन्होंने भाषण किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, ये इंडिया गेट के पास है। राम बहादुर राय वो उसके प्रेसिडेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के। और कौन वहां पर मौजूद है जिसको हमारे से बहुत सारे लोग, हमारे बहुत प्रगतिशील लोग कि आरएसएस में बहुत दंगा हो रहा है और देखिए ये जो है नितिन गडकरी मोदी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, ये सब किया जा रहा है। कितना घटिया, कितना बेवकूफी की बातें। यानी आरएसएस की तरह की हम भी जाहिलों जैसी बातें करने लगते हैं। नितिन गडकरी वहां पर है। नितिन गडकरी से भी सबसे पहले इस्तीफा ले लेना चाहिए कि उसने भारत के संविधान के बारे में कैसे सुना। तो ये देखिए, एक भूमिहार नेता है आरएसएस के, पत्रकार थे तब भी वो भूमिहारी थे, और आज वो आरएसएस की सेवा में कला केंद्र के अध्यक्ष होने पर वो लगे हुए हैं। वो कहां पर इसको करा रहे हैं। अच्छा, इसके अभी इन्होंने ये शुरू किया और इसके शुरू करने के बाद मैदान में कूद गए वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब। धनखड़ साहब ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता जोड़ना सनातन की भावना का अपमान है। सनातन क्या है कोई हमको नहीं बताता है। हिंदू धर्म से अब वो सनातन आ गया है क्योंकि उनको ये पता लग गया है कि हिंदू धर्म। धनखड़ साहब तो जाट हैं। हाँ जी, जाट हैं, और वो जाट हैं जो आरएसएस के साथ हैं, जो आरएसएस के हनुमान भी माने जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपने शपथ ली है, और ये मैं सारे लोग जो ये हज़बुल्लाह के साथ खड़े हो रहे हैं उनको, उन्होंने ये सरकारी पदों पर उन्होंने शपथ की है कि भारत के संविधान की वो हिफाजत करेंगे। अपनी जान, अपनी माल की कीमत पर भी वो उसकी हिफाजत करेंगे। अच्छा, उसके बाद शिवराज चौहान आ गए। शिवराज चौहान जी ने कहा भारत में समाजवाद की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए, बिल्लियां जो हैं, ये बिल्लियां हम तो कहते हैं कि चूहे जो प्लेग फैलाते हैं, ये बिल्लियां जो प्लेग फैलाने वाली हैं आरएसएस की, ये देखिए कैसे तैले से निकलकर बाहर आ रही हैं। समाजवाद की जरूरत नहीं है।
धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए। देखिए आरएसएस वाले क्या कह रहे हैं, हजबले क्या कह रहे हैं, धनकर क्या कह रहे हैं कि ये जो देश है, जो भारत जो देश है, उसमें कोई समाजवाद और इस सब की जरूरत नहीं है, इसमें बराबरी की, समता की कोई जरूरत नहीं है, सेकुलरिज्म की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अफगानिस्तान बनाएंगे तालिबान वाला, ये पाकिस्तान बनाएंगे, ये सऊदी अरबिया बनाएंगे तो हिंदू। जाट कहाँ रहेंगे, जाट और भूमियार कहाँ रहेंगे, वो वाले हिंदू नहीं राष्ट्र? देखिए, असल में आप ये सोच रहे हैं कि धनकर पूरे जाटों को रिप्रेजेंट करते हुए, तो जाट किसान आंदोलन ने बताया है कि हिंदू हाँ, मुसलमान सिख सारे जाट। ये जो है असल में ये शाखाओं से इन्होंने सीखा, फिर कुछ इधर उधर करके ये डिग्रियां ले आए, फिर उसके बाद ये कैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने और ये सब बनाए, वो एक अलग से कथा है। लेकिन जिस आदमी को अपने पद का कोई पास ना हो, यानी वो अब किसी और से भी कहलवा सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि ये सारे बड़े बड़े नेता जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जरा सा ये कथा जो है, ये कथा, इसको जरा सा हम समझ लें। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी भी जो है हनुमान माने जाते हैं मोदी जी के, उन्होंने कह दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका होना बिल्कुल जरूरी नहीं था। अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये मामला क्यों खड़ा किया जा रहा है, जरा सा इसको समझ लें। क्योंकि ये तो 30 नवंबर 1949 को इन्होंने 49 को संविधान रद्द कर दिया था। और मैं आपको 2024 का एक भाषण याद कराना चाहता हूं। रवि जो गवर्नर है आरएसएस का, एक तमिलनाडु, कठमुल्ला है वो, आरएसएस का RN रवि गवर्नर का जो है, जिसके तमिलनाडु, जिसके खिलाफ बहुत फैसले सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, उसने ये कहा कि ये जो शब्द है सेकुलरिज्म, अच्छा सोशलिज्म को थोड़ा छोड़ देते हैं, सेकुलरिज्म ज्यादा परेशान करता है, तो उसमें वो यूरोपियन है और भारतीय कंसेप्ट नहीं है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय कंसेप्ट तो मनुस्मृति है, भारतीय कंसेप्ट तो जातिवाद है, भारतीय कंसेप्ट तो लिंच करना है, तुम्हारी भारतीय यानी हिंदुत्व, भारतीय नहीं, हिंदुत्व का जो है। अच्छा, ये बंदा 25 सितंबर 2024 को कह चुका है। तो सवाल यह है कि ये क्यों इसको रोज फांसी पर चढ़ाना है भारत के संविधान को। वजह यह है कि देश के सामने इतने खतरनाक संकट आ गए, इतनी खतरनाक मुश्किलें आ गई हैं कि आप उसने रोज कोई हेडलाइन बटोरने के लिए आपने कोई नया मुद्दा खड़ा करना है। बिहार का चुनाव आ रहा है, बिहार का चुनाव बहुत बुनियादी चुनाव है, लेकिन वहां का जो विपक्ष है उसको आपने एक ऐसी बहस में उलझाकर, एक उस तरह की बहस में, आप देख रहे हैं कि वहां जो रिवीजन हो रहा है इलेक्टोरल रोल्स का, वो किस लिए किया जा रहा है। ये सारा एक ही काम का हिस्सा है कि आप जो है चुनाव लड़ने के जाए, आरएसएस का विरोध करने के बजाय, इस सब के अंदर आपकी पूरी एनर्जी, आपका पैसा और ये सब लगे। तो इस तरह से ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज जो बहुत अहम है, बार बार ये कहा जा रहा है बाबा साहब के संविधान में भी नहीं था। वही उसी पे आता मैं जी रतनलाल जी, माफ कीजिएगा, इन जाहिलों को मैं क्या बताऊंगा। मैं इनको बताना चाहता हूं क्या हुआ था भारत की संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है, जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1946 को पेश किया। 3 दिन के बाद बाबा साहब को मौका मिला बात करने का। बाबा साहब ने अपनी तकरीर का जो अंत किया, जरा उसको मैं बताना चाहता हूं आपके सामने। और फिर मैं ये कहता हूं कि अम्बेडकर नामे के बारे में अगर आपको कोई सच्चाई के बारे में कोई शुबा है कि हम झूठ बोलते हैं, या मैं जो बात रख रहा हूं वो ओरिजिनल दस्तावेज से, उनकी दस्तावेजों से, तो आप साबित कर दें, तो आप जो सजा कहेंगे हमको कबूल है। मेरी समझ में नहीं आता, बाबा साहब कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि किसी भी भावी सरकार के लिए ये कैसे संभव हो सकता है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय करने में विश्वास करती है, जब तक कि उसकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ना हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था ना हो। उससे पहले अपनी तकरीर में वो नेशनलाइजेशन की बात कर चुके हैं, उससे पहली तकरीर में वो मजदूर किसानों की बात कर चुके हैं। जी स्टेट एंड माइनॉरिटी जो दस्तावेज उन्होंने सौंपा था संविधान सभा को, जी, उसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट ही स्टेट कैपिटल सोशलिज्म का है, पूरा कॉन्सेप्ट। और मेरी किताब में अगला वो चैप्टर मैंने डाला है जो आप कह रहे हैं, जो नेहरू साहब ने पेश किया था, उसमें भाषण
ये बहुत जबरदस्त है कि जब तक जी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं हुआ तब तक कैसे जी, सोशलिज्म है। जी। हाँ, उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को लागू कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर आप और वही सवाल तो देखिए कितने पहले उठा दिया उन्होंने, सन हाँ, 1946 के अंदर उठा दिया भाई 46 ये, में, सन 1946 के 46 में। अंदर। जी, तो अच्छा उसके बाद इतना झूठ बोलते हैं कि सेकुलरिज्म का शब्द का कहीं ज़िक्र नहीं है। आर्टिकल जो आर्टिकल 2 है बीजेपी सॉरी संविधान। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 में साफ लिखा है कि धर्म आपके अपनाने, उपासना करने, पूजा करने के अधिकार पर किसी सेकुलर सब फ्रीडम। स्टेट मांग के लिए उस पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है। अच्छा, और जरा सा आ जाइए, बीजेपी जो आरएसएस की जेबी संगठन है, आरएसएस की दलाल संगठन है, उसका उसका जो दूसरा आर्टिकल है, उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। बीजेपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल में कह रही है, दूसरे आधार में कह रही है, पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। आप बताइए कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना क्या क्या बोलते हैं ये, वर्गलाने के लिए, एक हिंसा फैलाने के लिए, लोगों को कि ये तो बाबा साहब के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। और सनातन धर्म क्या है वो बताता नहीं है। जैन धर्म क्या सनातन धर्म नहीं है? इस्लाम जो भारत में है क्या वो सनातन धर्म नहीं है? बौद्ध धर्म क्या सनातन धर्म नहीं है? और सनातन धर्म क्या मनुस्मृति है? क्या चाणक्य का अर्थशास्त्र है जो इंसानों को, हिंदुओं को इंसान नहीं मानता, क्या वो है? और ये मनुस्मृति का उनका जो प्यार है, मोदी जी जिन बाबाओं के यहाँ जाते हैं, जिन बाबाओं से सीखते हैं, जिन बाबा को वो अपना छोटा भाई कहते हैं, वो सारे के सारे मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं, सारे के सारे मनुस्मृति चाहते हैं। तो आप जो है समाजवाद और सेकुलरिज्म की ये जगह क्या लाएंगे वो हमारी समझ में आ रहा है। आप इसको क्यों निकालना चाहते हैं? इसको इसलिए निकालना चाहते हैं कि आपको ये बराबर इस जनता का, इस देश का एक खूंटा है कि इसके लिए करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में कहा है, कोर्ट वोट को तो आप मानते नहीं है, केशवानंद भारती केस के अंदर मैं आपको बताता हूं कि ये सन 1973 में जजमेंट आया था और उसमें उन्होंने कहा सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो है, ये जो बुनियादी ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये 5 चीजों में से एक है। 5 और 6 चीजें उन्होंने गिनवाई, और सोशलिज्म और सेकुलरिज्म उसका बुनियादी से है, उसको कोई छू नहीं सकता है। और अभी बहुत बाद में आरएसएस वाले अपनी हरकतों से बाज आएंगे नहीं जब तक आप इनको सच्ची बात यह कि देश से निकलने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2020 को एक जजमेंट दिया। हुआ क्या कि जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आरएसएस का आदमी है, बलराम सिंह, उसके बाद उसमें शामिल हो गए सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको हम बहुत सारे लोग, सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बीजेपी से लड़ रहा है, मोदी से लड़ रहा है, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इनमें कोई अंतर नहीं है। वो भी उसमें शामिल हो गया। और उसके बाद ये एक उपाध्याय है, कोई अश्वनी कुमार उपाध्याय, वकील, ये शामिल हो गया कि जनाब समाजवाद और सेकुलरिज्म को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 पेज का एक निर्णय दिया और बताया कि इसमें इनको कुछ समझाने, इनकी बात मानने का मतलब ही नहीं है। तर्कों में खामियां और कमजोरियां बहुत साफ और स्पष्ट हैं, उन्होंने कहा, और उसको रद्द कर दिया। डॉक्टर रतनलाल उसको रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होने के जिस बेंच के अंदर मुख्य न्यायाधीश भी थे, आपने उसको रद्द कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप उसको फिर दोबारा उसको घुमाते रहते हैं, फिर उसको बात करते रहते हैं। अच्छा, अब जरा सा आ जाइए और अगली बात पर। विवेकानंद को मुझे लगता है कि आरएसएस वाले जानते होंगे, अभी भूले तो नहीं होंगे, या कोई दूसरा विवेकानंद तो अभी उन्होंने नहीं पैदा कर दिया है, यानी मूर्ति लगा रहे हो पुराने वाले विवेकानंद की, लेकिन किसी और विवेकानंद को उन्होंने पैदा, क्योंकि वो कर सकते हैं। जब मोदी जी भगवान राम में की प्राण स्थापना करा सकते हैं, उनकी आंखें खोल सकते हैं, तो विवेकानंद भी वो पैदा करा ही सकते हैं, कोई दूसरा। विवेकानंद जी ने कहा एक लेख के अंदर, एक खत है उनका, वो, मैं समाजवादी हूं, और जरा सुन लीजिए उस खत के अंदर क्या लिखा है। मैं समाजवादी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक आदर्श व्यवस्था है, बल्कि आधी रोटी होना रोटी ना होने से बेहतर है।
अन्य व्यवस्थाएं आजमाई जा चुकी हैं और उनमें कमी पाई गई है, इस व्यवस्था को भी आजमाया जाए। विवेकानंद जी ने कल्पना की थी कि समाजवाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आएगा और हर देश में मेहनत कश लोग जिन्हें उन्होंने शूद्र कहा था, समाजवादी आंदोलन चलाएंगे और नई व्यवस्था को वास्तविकता में लाएंगे। उन्होंने रूसी क्रांति आएगी, यूरोप के अंदर क्रांति आएंगी, उसकी भविष्यवाणी की थी। ये सारी दुनिया के अंदर आएगा और 1917 के अंदर फिर क्रांति आएगी। इसकी कल्पना कर ली थी विवेकानंद जी ने। अच्छा, उसके बाद इनको मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ये लोग भगत सिंह का फोटो लेकर भी घूमते हैं। भगत सिंह ने अपने सारे दस्तावेजों में और उसमें कि समाजवाद लाना है। और समाजवाद, एक और बात जो हम साथियों हमको ये जानना चाहिए, ये असल में कांग्रेसियों ने बड़ा कंफ्यूजन मचा दिया समाजवाद को लेके, कि वो समाजवाद होता है। सब समाजवाद का मतलब यह है, जो भगत सिंह ने कहा, मैं उनके शब्दों को आपके सामने दोहराऊं, जहां मनुष्य का शोषण नहीं करेगा, जिथे मनुख मनुखदा इस्तेसाल नहीं करेगा, जिसमें शोषण नहीं करेगा इंसान का, जिसके अंदर पैदावार के साधनों पर कुछ लोगों का कब्जा नहीं होगा। और हमारी नीति निर्देशक सिद्धांतों में चैप्टर 4 के अंदर साफ लिखा गया है कि इजारादारी नहीं होगी, सबको बराबर की तनख्वाह दी जाएगी, मजदूरों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा, उनको छुट्टियां दी जाएंगी। ये सारी बात समाजवादी हमारे उसके अंदर शामिल है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि एक बहस के अंदर बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, लोग तय करेंगे। तो लेकिन बाबा साहब तो समाजवादी व्यवस्था, नेहरू तुम नहीं करोगे तो संविधान में तुम्हारा उद्देश्य प्रस्ताव कैसे होगा? और बाबा साहब ने क्यों फिर ट्रेड यूनियन संगठन किए? बाबा साहब ने क्यों लड़ाइयां लड़ी? और बाबा साहब की जो मनुस्मृति के खिलाफ लड़ाई है, क्या वो सेकुलरिज्म की लड़ाई नहीं है? क्या वो समाजवाद की लड़ाई नहीं है? उससे बड़ी लड़ाइयां क्या होंगी समाजवाद के? आप दलितों को, आप बहुजनों को आप इंसान नहीं मानते हैं, आप उनको बराबर का अधिकार नहीं देते, आप उनको कुएं से पानी नहीं लेने देते, आप उनको सड़क पर नहीं चलने देते हैं, यानी क्या क्या नहीं करने देते हैं, उसका बाबा साहब ने मैं एक बताना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे ओबीसी के लोग जो हैं वो बहुत आरएसएस की तरफ देख रहे हैं। बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर सुनार ओबीसी, यानी उनको शूद्र माना जाता था, अब उनको ओबीसी माना जाता है। ये लोग नमस्कार को लेकर था जी, धोती पहनने को लेकर एक मामला हुआ था जी। ये नमस्कार बोलते थे, अपने बहुत पैसे वाले थे, सोने का व्यापार करते थे, जेवर बनाते थे, तो अपने जो ग्राहक थे उनको नमस्कार कह देते थे। तो ब्राह्मणवादियों ने एक चिट्ठी लिखी वहां की गवर्नर को, अंग्रेज गवर्नर को, कि ये बंद कराया जाए, और उसको बंद कराया गया। उसको सुनार बिकॉज वो हाई कास्ट के नहीं है, इसलिए उनको जो है वो नमस्कार शब्द इस्तेमाल नहीं। आप बाकी सब तो छोड़िए, नमस्कार शब्द के इस्तेमाल पर आपको परेशानी हो रही है। अच्छा, अब एक बात, आखिर की एक दो बात जो मैं करना चाहता हूं, जो अहम है, कि इनकी रगों में क्या है? इनकी रगों में तानाशाही है। ब्राह्मणवाद अपने आप में क्या है? गुंडागर्दी है, दादागिरी है। और ये मैं बार बार बताता हूं कि ब्राह्मणवाद का किसी आम ब्राह्मण से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ब्राह्मणवादी था जो औरंगजेब ने किया, ये ब्राह्मणवादी था जो दूसरे राजाओं ने, जिन्होंने अत्याचार किए सारी दुनिया में जो किए वो। और ब्राह्मणवाद के रहते हुए कोई फासिज्म, नाजिज्म, हिटलर, मसूलिनी की कोई जरूरत नहीं। ये ओरिजिनल फासिज्म और नाजिज्म है। ये जो गोलवलकर ने 1940 में जो स्पीच दी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वो पहले भी सुना चुका हूं, लेकिन आज फिर आपको सुनाना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कि आरएसएस एक नेता, एक आइडियोलॉजी, एक झंडे को लेकर देश के कोने कोने में हिंदुत्व की ज्योति जला रही है। 1940 के अंदर उन्होंने कह दिया। उसके बाद ये नफरत करते हैं, कितना इंटरनल थ्रेट्स। देखिए, आप देखेंगे सोशलिस्ट, यानी वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म की बात करते हैं, उनसे नफरत है। और सेकुलरिज्म, जिसमें आप सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है उनके मुसलमान, ईसाई, उनसे जो आप नफरत करते हैं,
तो उसने चैप्टर 16 है बंच ऑफ थॉट के अंदर, चैप्टर 16 बंच ऑफ थॉट के अंदर, जिसके अंदर वो बंदा साफ कह रहा है, ये रहा जी चैप्टर 16 बंच ऑफ थॉट के अंदर, देश के 3 इंटरनल थ्रेट्स हैं, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट जी। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसी को देखकर कर रहे हैं। आखिर के अंदर इंदिरा गांधी के जमाने में हम लोगों ने कितने कष्ट सहे हैं उसको किसी को बताने की और उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप समझ लें, कभी सोचा है हम में से लोगों ने कुछ संजीदगी से, मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर ये सवाल मेरे जहन में हमेशा रहा, वो ये था कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, पूरी उनकी दादागिरी चल रही थी, उनकी बेटे की दादागिरी चल रही थी, आरएसएस उनके घुटने दंडवत कर रहा था, आरएसएस खत लिख रहा था कि संजय गांधी का 20 पॉइंट प्रोग्राम हम लोग करेंगे। देवरस ने कितनी चिट्ठियां लिखी, पिछले हमने अपने एपिसोड में उसको किया है, वो सारे सबूत हैं। कैसे एक बाबा को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि थोड़ा मनाइए हमारे लिए, और उसके बाद अपने ये बल्लाज मधोक किसी ने किस तरह से लिखा, किस तरह से गद्दारी की, हम सब जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप को एम्स में जाके दाखिल हो गए थे। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो बीजेपी की सरकारें हैं, अगर आप कोई 1 महीना जेल में रहा था तो उसको 10,000 रुपए महीने फैमिली पेंशन मिल रही है, अगर 2 महीने रहा था तो उसको 20,000 पेंशन मिल रही है। यानी ये कंडीशन भी नहीं है कि आप 6 महीने रहे हो, 8 महीने रहो। इससे क्या मतलब है, आरएसएस वाले ज्यादा लोग माफीनामा देकर 1 महीने के बाद और 2 महीने के बाद बाहर आ गए। कानून यानी रूल देखिए, अगर आप 1 महीने रहे हैं तो 2 साल की सजा, 2 साल का जेल में रहने का आपको मिलेगा, और 2 महीने रहे। कितने चालू हैं, कितने बेईमान हैं, कितना धोखा देते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने किया, इसको समझना जरूरी है। इंदिरा गांधी ने 1975 में 2 टर्म रखे, समाजवाद और सेकुलरिज्म। हम लोग इस बात के आदी हैं कि इंदिरा गांधी तो हिंदू कार्ड खेल रही थी, इंदिरा गांधी दलाल हो गई थी पूंजीपतियों की, और ये सब वो बिल्कुल उन्होंने वो कैपिटलिज्म की सरकार चला रही थी वो, लेकिन साम्राज्यवाद से भी टक्कर ले रही थी। इसको कोई नहीं झुटला सकता। बांग्लादेश के बारे में आपने देखा ये तमाम। सेकुलर शब्द क्यों रखा, पहले इसको समझ ले। और मैं इस बारे में मैं आभारी रहूंगा इसमें हमेशा मोहित सेन जी का। मोहित सेन जो सीपीआई के बड़े लीडर थे, उनको निकाला गया, फिर उसके बाद उनकी किताब आपने इंदिरा गांधी पर और इमरजेंसी पर जरूर पढ़नी चाहिए। मोहित सेन आज वो नहीं है। उन्होंने कहा कि शम्स, तुमने कभी सोचा है कि अगर वो सब थी, हिंदू कार्ड खेल रही थी, पागल हो गई थी, ये हो गया था, और क्या क्या बोलते हैं, इतने बजे शराब पीना शुरू कर देती थी, ये करती थी, वो करती, इतना इतना घटिया, और मुसलमान की बीवी थी, उसका ये बच्चा ये था, और वो उसका फादर था, ये क्या क्या करते हैं वो। उनको ये पता लग गया था कि सीआईए आरएसएस को पावर लाने में लगी है। सीआईए इस देश को खत्म करा के, इस देश में प्रजातंत्र को खत्म करा के आरएसएस को लाना चाहती है, और उसके लिए सीआईए के लोग गोलवलकर के साथ मिलकर किताबें लिख रहे थे, जो किताबें मौजूद हैं यहाँ पर, जिसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि गोलवलकर साहब ने हमें आरएसएस के दफ्तर में बिठा के ये सारे दस्तावेज दिए। और ये काम, ये सीआईए वाले ये काम अफगानिस्तान में कर चुके हैं, कम्युनिस्टों से छुटकारा पाने के लिए, नेशनलिस्ट सरकार से छुटकारा पाने के लिए, मुल्लाओं को लाने के लिए। ये ईरान के अंदर कर चुके हैं कि जब शाह पहलवी के बाद जब कम्युनिस्ट नौजवान टेक ओवर करने वाले थे, तो ये पेरिस से ये ले आए थे एक इमाम खुमैनी साहब, जिनको आज वो खत्म करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी बिल्कुल साफ दिमाग था। सीआईए आरएसएस को पावर में लाना चाहती है। आप जिस फोरम पर, जहां पर इसके लिए दस्तावेज चाहिए, मैं उपलब्ध कराऊंगा। और दूसरी बात यह है, डॉक्टर रतनलाल जी, आप पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि जो इंदिरा गांधी जी ने जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, बाबा साहब ने जो नेशनलाइजेशन की बात की थी, और जो कानून 42 में संशोधन के अंदर जो कानून पास किए थे कि आप जो संपत्ति लेंगे उसका मुआवजा नहीं देंगे, मार्केट मुआवजा। बाबा साहब यही तो कह रहे थे ना दिसंबर 1946 के अंदर संविधान कि अगर आपने 100 रुपए का सोना लिया और 100 रुपए की आपने उनको
दूसरी चीज दे दी तो ये तो कुछ लिया नहीं ना उनसे। तो उसके खिलाफ जो सारे लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, जंग संघ के लोगों ने, स्वतंत्र पार्टी जो आरएसएस के बहुत करीब थी, जंग संघ के बहुत करीब थी, जो मुकदमे लड़े, और कोर्ट्स ने जिस तरह से ये नेशनलाइजेशन के उस पर सवाल उठाए, उनको लगा कि इसको लिखा जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो कहा था कि वक्त आने पर ये लिखा जाएगा, वो इंदिरा गांधी ने लिखा था, लिख दिया था, लिख दिया। अब इंदिरा गांधी उसके लिए कितना संजीदा थी, वोट लेने के लिए करना चाहती थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इंदिरा गांधी का समझ में आ गया था कि सीआईए आरएसएस के लोगों को लाना चाहती है, पावर में लाना चाहती है, और उनकी समझ में आ गया था कि मैं जो गरीबी दूर करने का नारा जो लगा रही हूं, उस नारे को पूरा करने के लिए अगर मैं उसका कुछ हल्का सा भी करना करूंगी तो ये कोर्ट कचहरी जो पूरा जमींदारों के अड्डे बने हुए हैं, प्रीवी पर्स को लेकर डॉक्टर रतनलाल, प्रीवी पर्स क्या था? प्रीवी पर्स ये था कि उन्होंने जो अंग्रेजों की दलाली की थी, उस पर उन पर टैक्स नहीं था, जो करोड़ों रुपए, खरबों रुपए की उनकी जायदादें थी, करोड़ों रुपए उनकी आमदनी थी। वो 7 गाड़ियां बिना नंबर के रखते थे। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में देखा है, पटियाला 1 गाड़ी चली जा रही, अगर वो कोई एक्सीडेंट कर देगी उसको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता था। भोपाल की गाड़ी नंबर 1 गाड़ी, बस भोपाल गाड़ी नंबर 2, भोपाल नंबर 3, पटौदी नंबर 1, पटौदी नंबर 3 गाड़ियों होती थी, उनको कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता था। जब उसको खत्म किया तो कितने कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसले दिए थे, कितने कोर्ट ने फैसले दिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राजनीति में आज जो कुछ हो रहा है, और आरएसएस जिस तरह की बात करती है, ये इतना सिंपल नहीं है। आरएसएस कितना प्रजातंत्र को प्यार करती है। 1940 में उनका भाषण सुन लीजिए, और संसद का उन्होंने क्या करके रखा है। और ये लोग सेकुलरिज्म क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी तो अभी बाबा बन गए हैं, मोदी जी तो मंदिरों का उद्घाटन कराते हैं, मोदी जी तो यूएई के अंदर जाके, अबू धाबी के अंदर जाके हिंदू मंदिर कराते हैं, वो जो विदेशों में जाते हैं वहां सबको गीता बांटते हैं। गीता बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गीता बांटे, कुछ मत करिए, क्योंकि गीता जो है वो तो जो हिटलर और मुसोलिनी थे उनकी भी अपने बैग के अंदर रहती थी। तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत गीता बहुत अनुवादित हुई है, संस्कृत में अनुवादित हुई है, ये सब हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं है। लेकिन क्या गीता ही भारत को रिप्रेजेंट करेगी? क्या और दूसरे बाबा साहब का कोई लेख, बौद्ध धर्म का कोई लेख, क्या आप उसको करेंगे? चारवाक की कोई बात, आप वो किताब भी लेकर जाएंगे? तो जब आपने इसको एक ब्राह्मणवाद के अंदर बदल दिया है, तो आपको सेकुलरिज्म से डर होगा ही। और एक ऐसा धर्म, ब्राह्मणिज्म, एक ऐसा विचार जो अपने धर्म के मानने वालों को इंसान नहीं मानता। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अभी आखिर में, मनुस्मृति का चैप्टर 1, मनुस्मृति का चैप्टर 8, चैप्टर 9 पढ़ लीजिए। तो ये क्यों सोशलिज्म के खिलाफ है, ये क्यों सेकुलरिज्म के खिलाफ है, आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और वाकई मैं भी अभी अगली किताब पे काम कर रहा हूँ, और जो आइडिया अंबेडकर का नेशनलाइजेशन, लैंड का नेशनलाइजेशन होगा, बैंक का होगा, पब्लिक सेक्टर का होगा, इंदिरा गांधी ने किया तो जरूर था। वो उसका लाभ जो है ना, दलितों को बड़ी संख्या में उसका लाभ SC ST को मिला। उस समय नौकरियां मिली, जमीन के पट्टे मिले, सब कुछ मिले। बहरहाल अभी क्यों RSS के निशाने पर सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है, जरा ध्यान से सोचिएगा, तब निर्णय लीजिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू जय सर। भीम, इनकलाब जय भीम जिंदाबाद। सर।